हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और आज फेसबुक लाइव में हमारे साथ जाने माने एक्टिविस्ट, गांधीयन एक्टिविस्ट और आदिवासियों के बीच में कई दहाइयों से काम करने वाले श्री हिमांशु कुमार जी हैं। और आज हम बात करेंगे स्टेन फादर की हत्या के ऊपर। क्या वो हत्या किसी एक लोकतंत्र में जायज है? जिस तरह से कस्टोडियल, एक बहुत लोग कह रहे हैं कि वो कस्टोडियल किलिंग भी है। जिस तरह से उनको जेल में रखा गया और उनके ऊपर जिस तरह से झूठे और फरेब चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए, और एक 84 साल के व्यक्ति को कोरोना जैसे पैंडेमिक में उनको जो बुनियादी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उससे उनको महरूम रखा गया, और आखिरकार बेल के लिए वो गुहार करते रहे और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये भारत के जो हुक्मरान हैं वो कितने जालिम हैं और यहाँ की व्यवस्था कितनी खराब हो गई है, इसकी ये वजाहत, इसकी एक अक्कासी एक बार फिर कर रहा है हिमांशु जी। चूंकि बहुत दिनों से उसी आवाज को उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ फादर स्टेन थे। आदिवासियों की आवाज, उनकी जल जंगल जमीन की आवाज। तो हम हिमांशु जी से पूछेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि जिस तरह से उनको जेल में रख के यूएपीए लगा के एक बूढ़े इंसान को, जो कि विकास के नाम पे जो लोगों को दबाया और मारा जा रहा है, उसके विरोध में जो खड़ा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से हर तरह का विरोध किया है, इस तरह की जालिमाना जो कार्रवाई की है वो बहुत ही दुखद है। हिमांशु जी, आपकी कुछ प्रतिक्रिया लोग जानना चाहेंगे। जी हिमांशु जी। देखिए, फादर स्टैन के साथ जो हुआ है वो कोई अचानक हो गई दुर्घटना नहीं है। फादर स्टैन को बहुत लंबे समय से सरकार उनके पीछे पड़ी थी और वजह ये थी कि फादर स्टैन वहां आदिवासियों के विस्थापन का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा फादर स्टैन ने ऐसे 4,000 आदिवासियों की सूची प्रकाशित करी थी जो गैर कानूनी तरीके से फर्जी मामलों में झारखंड की जेलों में बंद हैं और जिनके ऊपर बहुत मामूली चार्जेस हैं, और जित अगर उनको सजा होगी तो भी उससे ज्यादा वो जेल में रह चुके हैं। तो फादर स्टैन स्वामी ने वो मामला उठाया, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात फैली और सरकार का जो आदिवासियों के खिलाफ एक पूरा कार्रवाइयां हैं उसकी पोल खुली। उससे सरकार बहुत उनसे चिढ़ी हुई थी। और भीमा कोरेगांव मामले में जिस तरीके से 16 एक्टिविस्ट को फंसाया गया है, उस मामले को हम जानते हैं कि वो मामला दलित अस्मिता का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अगले दिन रैली हुई थी, और उस रैली पर नरेंद्र मोदी का जो गुरु है संभाजी भिड़े और एकनाथ बोटे जो वहां के दक्षिणपंथी गुंडे हैं, इन लोगों ने हमला किया दलितों की रैली पर। पहले इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, लेकिन फिर सरकार के दबाव में एफआईआर खत्म करके और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही आरोपी बना दिया गया गलत तरीके से, और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। इसमें ये भी उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, झूठा इल्जाम, कि ये लोग मोदी को मारना चाहते थे, जबकि ये बात साबित हो गई है कि उनके कंप्यूटर में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैक जी, करके उनके वाशिंगटन पोस्ट ने कंप्यूटर भी को। खबर की थी कि हाँ कंप्यूटर जी, में कुछ क्या मालवेयर या इसका इस्तेमाल करके उनमें जो मन वही जो मुताबिक डाटा को इंस्टॉल कर दिया जाता है। जी। बिल्कुल जो वायरस होता है, वायरस के थ्रू वो घुस करके उनके कंप्यूटर में, रोना विल्सन और गार्डलिंग के, और फिर जी। बाकी लोगों के भी कंप्यूटर में वो डाल दिया गया। जी। जी। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार अपराध कर रही है, क्रिमिनल्स की तरह काम कर रही है, और क्यों कर रही है। असल में ये जो सरकार है ये कठपुतली है बड़े पूंजीपतियों की, जिसमें अंबानी है, अडानी है और दीगर जो पूंजीपति हैं, इनके चंदे से ये सरकार बनी है, इनके रिश्वत के पैसे से ये सरकार बनी है। तो इनको फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासी इलाकों में खदानें, नदियां, जल, जंगल, ये सब इनको सौंपा जा रहा है। आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं।
तो निर्दोष आदिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है। देखिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खाली ये ना सोचें कि एक 84 साल के बूढ़े आदमी को मार दिया। ऐसे हजारों आदिवासी भी जेलों में बंद हैं जिनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें उन सबको याद रखना है, और उन सबकी आवाज उठाने की वजह से इन लोगों को जेल में डाल दिया है। ये जो सरकार है, इसने विचारधारा को ही अपराध बना दिया कि अगर आप भाजपा की विचारधारा का समर्थन नहीं करते तो आप अपराधी हैं, आप देशद्रोही हैं, आपको पाकिस्तानी एजेंट कहा जाएगा, आपको नक्सल, अर्बन नक्सल कहा जाएगा, और आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। या तो आप कहिए कि भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा के जो विचार हैं, जो उनके मुस्लिम विरोधी विचार है, महिला विरोधी विचार है, दलित विरोधी विचार है, आदिवासी विरोधी विचार है, पूंजीवादी विचार है, ये विचार अच्छे हैं, हम इनके साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी की बात करेंगे, तो आप फिर सरकार के निशाने पर आ जाएंगे। आपके ऊपर एनआईए छोड़ दी जाएगी, और एनआईए आपके खिलाफ फर्जी सबूत गढ़ेगा और आपको जेल में सड़ाएगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी, जेल में मरने को आपको विवश कर दिया जाएगा। अभी जीएन साई बाबा जो 90% विकलांग है, उनको जेल में कमोड नहीं दिया जा रहा है, उनको जेल अंडा से सेल में डाल दिया गया है, जहां वो अकेले हैं, जहां वो घिसट घिसट के अपने ही पेशाब में लिथड़ते रहते हैं, वो चल नहीं सकते। तो इस तरीके से अच्छा, सुधा भारद्वाज है, वो बूढ़ी हैं, गौतम नवलखा बुजुर्ग हैं, सभी लोग 60-70 साल से ऊपर के लोग हैं। इन सब की धीरे धीरे हत्या करने का इस सरकार का इरादा है, और ये चाहते हैं कि खौफ फैल जाए, भय फैल जाए सामाजिक कार्यकर्ताओं में, कि कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाए। तो ये पूरा इनका डिजाइन है, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये देश गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, अंबेडकर का देश है, और इस देश के लोग मरने से, जेल जाने से नहीं डरते। तो इनके ये जो डराने के हथकंडे हैं, ये सफल नहीं होंगे। इस देश के जनता, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता लगातार तानाशाही और दमन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फादर स्टैन स्वामी की शहादत ने हम सबको और नई ताकत और ऊर्जा दी है, और हम लोगों को ये संकल्प हमारा मजबूत हुआ है कि हम इस लड़ाई को जारी। लेकिन सर देखिए, पिछले 6-7 सालों में जब से ये सरकार है, 7 साल या 8 साल जो भी हुए, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है कि यूएपीए के जो केसेस लगाने की जो शरह है, जो उसकी संख्या है, वो तकरीबन 70% के आसपास वो ऊपर चली गई है। मतलब ज्यादा केसेस यूएपीए के लगाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में जब यूएपीए से मुतालिक जो अमेंडमेंट लाया जाता है और उसमें यूएपीए को और सख्त तरीन बनाया जाता है, जिससे आवाम और फंसेंगे, तो सारी पार्टियां तकरीबन 1-2-4 लोगों को छोड़कर सारे लोग उसके साथ चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये माहौल जो है बिल्कुल बहुत ही गमगीन है और आशा की किरण बहुत कम दिख रही है? देखिए, यूएपीए का तो एक तो जरूरत नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में आप अपने नागरिकों, अगर कोई अपराध कर रहा है, देखिए विचारधारा तो अपराध नहीं है ना, लेकिन अगर कोई अपराध कर रहा है तो जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, वो पर्याप्त है। अगर किसी ने बम विस्फोट किया, किसी ने किसी की हत्या करी, किसी ने किसी को धमकी दी, किसी ने डराया, तो आपके पास आईपीसी में धाराएं हैं, आप उसमें गिरफ्तार करिए, उनको ऊपर मुकदमा चलाइए, सबूत पेश कीजिए, गवाह पेश कीजिए, और अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा दिलवा दीजिए। यूएपीए का मतलब है कि आप मुकदमा नहीं चलाएंगे 2-2 साल तक। इन ये जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी के ऊपर अभी तक मुकदमा नहीं शुरू हुआ है, और मुकदमा शुरू होगा तो ये सब छूट जाएंगे। तो इनको बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने के लिए यूएपीए लगाया गया है, जमानत ना हो इसलिए यूएपीए लगाया गया है। ये तो पूरी तरह से एक गलत कानून बनाया गया, भयानक कानून बनाया गया, और फिर उस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाता, लेकिन इन लोगों के ऊपर गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया है। इसको कहते हैं कानून का दुरुपयोग करना। तो जो इस समय मोदी और शाह की सरकार है, ये कानून का दुरुपयोग कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, पूंजीपतियों के लिए रास्ता साफ करना चाहती है, और जो न्याय और संविधान के पक्ष में उठने वाली आवाजें हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जेलों में बंद करके विरोध को खत्म करना चाहती है।
लेकिन ये हो नहीं पाएगा और निराशा की कोई बात नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, भारत में बहुत ताकत है। भारत इन जैसे तानाशाहों के सामने न डरेगा न दबेगा और न यहाँ पर न्याय की आवाजें कभी खामोश होंगी। ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन सर एक एक जो सरकार अभी जिसको हम फासीवादी सरकार कह रहे हैं, उनसे तो वो उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है, वो लोगों का दमन कर रहे हैं। लेकिन जिस सरकार को हम लाना चाहते हैं तथाकथित सेकुलर सरकार, उसमें आपको कितने लोग मिलेंगे जो यूएपीए का एक विरोध करते हुए आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे? बहुत चंद मुट्ठी भर लोग मिलेंगे। ज्यादातर लोगों की सोच वैसे ही है जैसे कि जो पूंजीपतियों के जेब को और भरना है। तो इसमें कुछ कैसे कुछ रास्ता निकलेगा जी? ये बात आपने ठीक कही है। देखिए, भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस समय, वो उनकी आर्थिक नीतियां एक जैसी हैं। सभी ये मानते हैं कि पूंजीपतियों को भारत के संसाधन सौंप दो, पूंजीपति देश का विकास कर देंगे। और जमीनें जो पूंजीपतियों के लिए जब ली जाती हैं तो वो कोई प्रेम से नहीं ली जाती हैं, अहिंसा से नहीं ली जाती हैं। सीआरपीएफ लगा करके, पुलिस लगा करके, आदिवासियों को पीट कर, किसानों को पीट कर जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किया जाता है और उद्योगपतियों को दी जाती हैं। मानवाधिकारों का हनन होता है, संविधान को कुचला जाता है। तो अगर आर्थिक नीतियां ये रहेंगी तो मानवाधिकारों का हनन और लोगों का दमन इसी तरीके से होता रहेगा। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, चाहे लालू प्रसाद आ जाए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, कोई भी आ जाए, ये ऐसा चलता रहेगा और ये हमने अतीत में देखा भी है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कोई रियल विकल्प नहीं है। तो हमें अब पॉलिटिकल विकल्प तैयार करने की तरफ सबको मिलकर काम करना पड़ेगा कि देखो भाई, हमको भाजपा का विकल्प सिर्फ ये नहीं कि मोदी को हटा के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो और सब जी कुछ जी ठीक हो जी जाएगा। जी जी जी। हमको हमको आर्थिक नीतियों पर चर्चा करनी पड़ेगी, वैकल्पिक आर्थिक नीति देश के सामने रखनी पड़ेगी कि अगर मोदी का विरोधी जो ये मोर्चा बनेगा, उसमें हमारी आर्थिक नीति क्या होगी, हमारी गवर्नेंस की नीति क्या होगी, हमारी प्राकृतिक संसाधनों का मालिक कौन होगा, इस पर हमारी नीति क्या होगी, दलितों पर नीति क्या होगी, आदिवासियों पर क्या नीति। तो ये नीतियों का जब तक विकल्प तैयार नहीं होगा, मानवाधिकारों की हालत, संविधान के क्रियान्वयन की हालत तब तक नहीं बदलेगी, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा रहे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या आप फादर को व्यक्तिगत तौर पे जानते थे? उनको हाँ आंदोलन हाँ। के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और वो जो आदिवासी इलाकों में जो काम कर रहे थे, उसको बहुत ही प्रचारित किया जा रहा है। जो भी आपको हिंदुत्व की ताकतें हैं कि धर्मांतरण कर रहे थे। और जो जो तथाकथित जो मतलब जो और गैर कानूनी जो संगठन है, राजनीतिक दल है, उनसे उनका उनका मतलब गठजोड़ था, उनसे उनके ताल्लुकात थे। लेकिन जहां तक असली खबर है वो ये है कि वहां पे वो आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए लड़ रहे थे। तो कुछ आपकी कुछ अगर स्मृति हो, कुछ याद हो, तो उसको जरा बताइए सर। देखिए, फादर स्टैन स्वामी का जो बगीचा में सेंटर है, मैं वहां जाकर के रहा हूँ। फादर स्टैन स्वामी से मेरी लंबी चर्चाएं हुई हैं। हम लोग कई मीटिंगों में मिलते रहे हैं। फादर स्टैन स्वामी और हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार इंटरेक्शन करते रहते थे। फादर स्टैन स्वामी मेरी पोस्ट शेयर करते थे, मैं उनकी पोस्ट शेयर करता था, वो मेरी पोस्ट पर कमेंट करते थे। तो हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और फादर स्टैन स्वामी जिस तरह का काम कर रहे हैं, हम लोग भी उसी तरह का काम कर रहे थे। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदुओं को या आदिवासियों को ईसाई बनाते थे, जी ये जी जी बिल्कुल झूठा झूठा इल्जाम है। जी एक भी आदिवासी आप लाकर खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि मुझे फादर स्टैन स्वामी ने कहा था कि तुम ईसाई बन जाओ। फादर स्टैन स्वामी का तो बल्कि जो क्रिश्चियन संगठन है, उनके जो चर्च है, चर्च के साथ उनका मतभेद था, काफी मतभेद था। और फादर स्टैन जो है वो एक तरीके से प्रोग्रेसिव और उनका तो ये था ना कि भाई, जब मैंने भूखों को रोटी दी तो मुझे संत कहा गया, और जब मैंने पूछा ये भूखे क्यों है, तो
तो मुझे कम्युनिस्ट कहा गया। तो जी जी फादर जी जी। स्टैन जो है वो परंपरागत क्रिश्चियन नहीं थे उस अर्थ में, वो एक बहुत अच्छा। रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे। उन्होंने कभी जी भी जी धार्मिक आधार पर काम नहीं किया। दूसरा जो उन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है वो माओवादियों से संबंध था, तो आज तक सरकार एक सबूत पेश नहीं कर पाई है और ये फर्जी इल्जाम लगाया जा रहा है और न कभी वो ऐसा कोई कभी प्रूव कर पाएगी। तो जी ये तो दोनों आरोप उनको बदनाम करने के लिए है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्राहम स्टेन्स जो एक मिशनरी था, जी। जो उड़ीसा के हैं जी। आदिवासी उड़ीसा के आदिवासियों की सेवा करता था, उनको भी इन्हीं दक्षिणपंथी संगठनों ने हत्या करी। और आज फादर स्टैन स्वामी की भी उसी दक्षिणपंथी संगठनों ने हत्या कर दी है। तो ये जिस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट कैंपेन चलाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, ये न तो हिंदू धर्म का भला कर रहे हैं, न देश का भला कर रहे हैं, न समाज का, आदिवासियों का, किसी का भला नहीं होगा इससे। इससे सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए ये मोदी अमित शाह है, इनका फायदा है। और इनके जो मालिक हैं पूंजीपति अडानी अंबानी, इनका फायदा है। तो इनके फायदे के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको हमें समझना है और जिसका हमें लगातार जनता के सामने उसकी सच्चाई बतानी है कि भाई ये लोग आपका नुकसान करने के लिए आपको बहला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके, उनको बदनाम करके आपका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता तो जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उनको जेल में डाल देंगे तो नुकसान तो जनता का होगा ना। जी सर। अच्छा, ये जो फादर की जो मतलब जो उनकी मौत हुई या उनकी जो हत्या हुई, उसके बाद जो हमारे भारत की जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसके ऊपर कभी लोग बहुत ही प्राउड फील करते थे कि अरे यहाँ का संस्था बहुत ही इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अदलिया जुडिशियरी के ऊपर उठ रहे हैं, पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में आप इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर जो छाए हुए जो खतरे के बादल हैं, या आप कहिए कि बिल्कुल वो इंडियन डेमोक्रेसी बिल्कुल जख्मी होकर बेड पर पड़ा हुआ, तो इस पे कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त अदालतों का जो रुख है, खासतौर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो बहुत निराशाजनक है। अदालतों ने सरकार के सामने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। जबकि भारत के संविधान में अदालतों को सरकार से अलग रखा गया है। सरकार का कोई दबाव अदालत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अदालतें इस समय या तो डरी हुई हैं या लालच में फंसे हुए हैं जज। और वो हमने देखा कि पिछला जज किस तरीके से पहले सेक्स कांड में फंसा हुआ था, फिर उसने राम मंदिर के पक्ष में गलत फैसला दे दिया और उसके बाद वो राज्यसभा का मेंबर बन गया। तो ये कि बहुत शर्मनाक हुआ। अरुण मिश्रा जो लगातार सरकार का के पक्ष में फैसला देता रहा, आज वो एनएचआरसी का अध्यक्ष बन गया है। तो ये अपने जो बिल्कुल जिसको गुलाम जज है, उनको इज्जत देने, उनको बड़े पद देने या डराना जजों को। हमने देखा जज लोया ने जब खड़े होकर के ठीक से काम करने की कोशिश करी, उनकी हत्या कर दी। जिस जज जो जज झुक गया उसको राज्यसभा में ले गए और या फिर उनको एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दिया। तो ये जो सब जजेस की जो हरकतें हैं, ये या बोबड़े ने जिस तरीके का व्यवहार किया, ये सब बहुत ही शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर जुडिशरी ही इस तरीके से सरेंडर कर देगी तो फिर सरकार के गलत कामों को रोकने के लिए क्या बचा? या एनएचआरसी है, एनएचआरसी अगर इस तरीके के मामलों में कार्रवाई नहीं करेगी, और जिससे आज कोई उम्मीद नहीं है अरुण मिश्रा के, तो फिर इस देश में लोगों के अधिकार, मानव अधिकारों के लिए कौन काम करेगा, कौन कार्रवाई करेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी इसके लिए बनाई गई है और ये जनता के इदारे हैं, जनता की संगठन है, जनता की संस्थाएं हैं। ये कोई अरुण मिश्रा या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का व्यक्तिगत संगठन नहीं है
कि वो अपनी मर्जी से इसको चलाएगा। ये जनता ने बनाया है अपने लिए, अपने को न्याय दिलाने के लिए। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति है जिस पर हम सबको काम करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, जिस तरह से फादर के साथ नाइंसाफी की गई, उनको दवाई तक नहीं दिया गया, उनकी बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं रखा गया, बिल्कुल जालिमाना रुख अख्तियार किया जेल की अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट और पुलिस ने, तो उनके साथ जो बुरा सलूक हुआ, इससे एक एक्टिविस्ट, मान लीजिए हिमांशु कुमार, जो कि आदिवासियों के लिए काम करते हैं, आपको झारखंड में काम करते हैं, आपको छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, उड़ीसा में काम करते हैं, तो आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं या जो नौजवान लोग हैं, जो दिल में ख्वाब रखते हैं कि लोगों को न्याय मिले, उन लोगों के दिल में खौफ पैदा होगा, या वो लोग और ज्यादा उनके अंदर में ताकत पैदा होगी कि और शासन के साथ लड़ना है और नाइंसाफी के साथ लड़ना है? जी सर। देखिए, मेरा जो संगठन था उसमें 1000 लोग थे। मेरा आश्रम था 7 एकड़ में, सरकार ने बुलडोजर चला दिया, 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की, मेरी सारी आर्थिक सहायता बंद कर दी। उसके बावजूद आपने देखा होगा, मैं एक दिन के लिए भी नहीं डरा, 1 मिनट के लिए नहीं डरा, एक दिन भी चुप नहीं हुआ। सच के और न्याय के लिए लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो सरकार ये भ्रम में ना रहे कि वो किसी की संगठन को खत्म करके या बुलडोजर चला के या हत्या की कोशिशें करके किसी को चुप करा सकती है। हम लोग चुप होने वाले लोगों में से नहीं है, और मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे मालूम है एनआईए मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे कभी भी जेल में डाल सकता है, मुझे मेरी हत्या करी जा सकती है, मुझे मेरा हाल भी फादर स्टैन स्वामी जैसा हो सकता है, या बरसों जेल में मुझे सड़ा सकते हैं। तो हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, जब हम इस सच्चाई के रास्ते पर आते हैं तो हम अपने सिर पर कफन बांधते हैं, और हमें मालूम है कि हमारा मौत कोई आम मौत नहीं होती। और ये बात तो हमने महात्मा गांधी से सीखी कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, न्याय के रास्ते पे चलो और अपनी जान दे दो, शहादत दे दो। भगत सिंह से सीखा है हमने। तो हम तो गांधी और भगत सिंह की संतानें हैं, हमको कौन डरा सकता है? ये अमित शाह और मोदी जैसे जो लोग हैं, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। जी, शुक्रिया हिमांशु जी। कोई शायर ने कभी कहा था कि जुल्म जब बढ़ जाता है तो मिट भी जाता है, और आप जैसे लोगों से बात करके हम सब लोगों को एक हौसला मिलती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि फादर के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के ऊपर जो एक हिंदुत्व का और प्रॉफिट का और पैसा बनाने का एक जो शैतानी एक भूख जो है, जो एक छाया हुआ है, जो वो खत्म हो और सब लोगों को न्याय मिले। आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।